Okay, then temperature and body fluid regulation. Temperature is basically the warmth of the environment or the body. अगर warm हो रही है या reduce कर रही है, उसकी warmness reduce कर रही है, cool हो रही है, तो उस केस में हम उसके बारे में कह सकते हैं कि temperature variation is just going on body or a specific body of organ. But there are some specific terms which are mostly used in during the thermoregulation or the temperature regulation. So first one is the homeostasis. This is the ability of organisms. Homeo mean same, constant. Stasis to keep up. The ability to maintain the internal condition constant or near the constant. This is called the homeostasis. Here specifically we are talking about the temperature. अब दूसरे पास है हमारे पास थर्मोरेगुलेशन. ये भी एक टर्म कंटिन्यूअसली यूज होगी तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. Therm has been taken from the temperature. The ability to control the temperature. Thermoregulation mean therm. We are talking about the temperature and regulation to maintain it, to regulate it. So the ability to control the or to maintain the temperature of the body is called the thermoregulation. अब एक और टर्म यूज होती है टेम्परेचर ऑप्टिमम. ऑप्टिमम हम स्टैंडर्ड के लिए यूज करते हैं, जिधर मैक्सिमम रिजल्ट है या जो स्टैंडर्ड है हमारे पास. टेम्परेचर ऑप्टिमम मीन वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जिस पे हमारी बॉडी मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म करती है, जो इसके अंदर रिएक्शंस हैं वो मैक्सिमम परफॉर्म होते हैं, जो इसके अंदर एंजाइम्स हैं वो मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी करते हैं, एंड सो ऑन. So the temperature at which the enzyme catalyze their chemical reaction most efficiently, this is known as temperature optimum. अब अगर हम टेम्परेचर को रोल देखें लाइफ में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. अगर कहीं ग्रोथ की बात हो रही है तो उसमें टेम्परेचर हेल्प कर रहा है. इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, अगर आप कम टेम्परेचर पे वही एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइक आपने फरवरी में वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया ग्रोथ के रेलिवेंट, तो वो ज्यादा दिन लेगा एज कंपेयर टू व्हेन यू आर कंडक्टिंग द सेम एक्सपेरिमेंट इन द मार्च और अप्रैल. अगर आप मार्च और अप्रैल में किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के रेलिवेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें हैं तो वो कंपैरेटिवली कम दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा. सिमिलरली अगर उनकी डेवलपमेंट है उस पर ये इम्पैक्ट करते हैं, अगर उनकी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वहाँ टेम्परेचर इम्पैक्ट करता है, अगर मेटाबॉलिज्म है तो उसमें कुछ हद तक टेम्परेचर इफेक्ट करता है, या समटाइम मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. तो ये कुछ इंटरेक्शन रेलिवेंट हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं. सो द हीट गेन एंड हीट लॉस, mostly organism produce the heat with the help of by the process of metabolism. अगर हम बॉडी टेम्परेचर को जनरलाइज्ड वे में कैलकुलेट करना चाहें कि हमारी बॉडी में बेसिकली कितना टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला जो इसमें ऐड किया हुआ है, हीट प्रोड्यूस मेटाबॉलिकली. मेटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म. तो जो तोड़ फोड़ हो रही है और जो न्यू फॉर्मेशन हो रही है, उन दोनों को उनका नेट हम लेंगे तो वो हमारे पास मेटाबॉलिज्म होगा. सो हीट प्रोड्यूस मेटाबॉलिकली प्लस हीट गेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट. एक दूसरी हीट जो हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, अगर हम वार्म प्लेस पे मौजूद हैं तब हमारी बॉडी वार्म हो रही है, हीट गेन ले रही है, और अगर हम किसी ठंडी जगह पे मौजूद हैं तो हीट लॉस हो रहा है. तो ये है हीट गेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट प्लस हीट लॉस इन द एनवायरनमेंट, सॉरी माइनस हीट लॉस इन द एनवायरनमेंट. अब आप अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एसी में बैठा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका जो बेसिकली जो मेटाबॉलिकली हीट उसकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, उसमें प्लस वो कितनी हीट गेन कर रहा है. तो अगर एसी में बैठा है तो हीट गेन ही नहीं कर रहा, अगर ओपन एयर में बैठा हुआ है गर्मियों में तो फिर वो हीट गेन कर रहा है. माइनस हीट लॉस इन द एनवायरनमेंट. हीट लॉस किस तरह से है? स्वेटिंग के प्रोसेस के थ्रू, या कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू वो हीट रिड्यूस कर रहा है. तो ये बेसिक हमारे पास फॉर्मूला है कि टोटल मेटाबॉलिक और प्लस जो इन्वायरमेंट से आ रही है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये हमारी टोटल बॉडी हीट है. इसमें से जो इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही है वो निकाल देंगे तो हमारा नेट बॉडी टेम्परेचर जो है
वो मेंशन हो जाएगा। लेकिन जो बॉडी टेम्परेचर है उसकी भी डिफरेंट वेरिएशंस हैं और ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट कैटेगरीज हैं या उनको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट बेसिस के ऊपर विद रेफरेंस टू टेम्परेचर। बट द हीट गेन प्रोसेस जो है या हीट लॉस प्रोसेस, उसमें हमारे पास टिपिकली 2 से 4 कंडीशंस हैं जिनके थ्रू हीट गेन भी हो सकती है, हीट लॉस भी हो सकती है। फर्स्ट वन इज कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या है कि डायरेक्ट सरफेस, थ्रू डायरेक्ट सरफेस हीट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द बॉडी सरफेस। ये साइड पे एक एग्जांपल जो है ये आपको मेंशन की हुई है। इसमें अगर आप थोड़ा सा इस पे फोकस करें, मैंने इसको इनलार्ज किया ताकि आप इजीली इसको देख सकें। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। अ डॉग इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। तो इसके जो ग्राउंड पे जो टेम्परेचर है या हीट है फर्ज करें, वो इसकी बॉडी की तरफ जा रहा है, या अगर इसकी बॉडी ज्यादा गर्म है तो वो हीट ग्राउंड जो कि ठंडा होता है मोस्टली उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक हो गया। द अदर वन इज द कन्वेक्शन। दिस इज अनदर प्रोसेस ऑफ हीट मूवमेंट। अब इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ द एयर, लिक्विड और द सरफेस ऑफ द बॉडी। अगर आपने कभी गर्म दूध को के ऊपर से पानी गुजार के उसको ठंडा किया, ठीक है, अगर किसी कंटेनर में आपके पास गर्म दूध है, उसको आपने ठंडा करना है तो आप टैप वाटर उसके ऊपर डालते हैं कंटेनर के ऊपर, तो क्या होता है वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने साथ उसकी हीट भी अब्जॉर्ब करते हुए नीचे चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद आपके पास जो कंटेनर में जो भी आपके पास लिक्विड है वो ठंडा हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्विक्शन। ठीक हो गया। अगर हम इसी डॉग को जो उन्होंने एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है इसी को हम थोड़ा सा देखें तो ये सनराइज कर रहा है इसके हेड रीजन के सामने, लेकिन जो एयर है वो जो पास हो रही है वो अपने साथ कुछ हीट भी लेके जा रही है एंड इट शोज द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। बट लेकिन आपको लिक्विड की फॉर्म में जो मैंने एग्जांपल दिया दैट इज द बेस्ट वन, कि उससे आपको आइडिया हो जाए एंड दिस इज द डेली एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट ऑल ऑफ अस। इवेपोरेशन, दिस इज द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी सरफेस। अब वो बॉडी सरफेस से कैसे होता है, एज वाटर मॉलिक्यूल एस्केप इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब जैसे डॉग है, अगर इसकी जो टंग है वो बाहर की तरफ निकली हुई है और इसकी बॉडी बहुत ज्यादा हीटेड है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कुछ हीट गेन करके सरफेस की तरफ गैसियस फॉर्म में मूव कर रहे हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इसी तरह हमारी बॉडी में अगर स्वेटिंग का प्रोसेस है तो वो भी बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बॉडी में से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं रिड्यूस करके, तो फिर उसके बाद वो वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वायरमेंट की तरफ चले जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन रिगार्डिंग द हीट लॉस। रेडिएशन, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसकी एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं जो सोलर रेडिएशंस है मोस्टली वो हीट प्रोड्यूस करती हैं। अगर आप सोलर या सन के टोटली इन फ्रंट हैं तो फिर आपको डेफिनेटली आप ज्यादा हीट गेन करोगे। अगर आप शेडो प्लेस पे हैं या कहीं साइड पे हैं तो फिर उस केस में आप रिलेटिवली कम करोगे हीट गेन। ये अंडरस्टैंड किया आप लोगों ने बेसिक मैकेनिज्म? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So there are different Yes, ma'am. solutions. अगर हम में से भी कोई हीट, थैंक यू, हम में से कोई अगर हीट गेन कर रहा है और हमें जरूरत है हीट लॉस की, तो वी मस्ट हैव सम काइंड ऑफ एडाप्टेशंस, या हमने उसके कोई ना कोई सॉल्यूशंस जो है वो सोच रखे होंगे या हम वो परफॉर्म करते होंगे। जैसे आपको शिवरिंग हो रही है सर्दियों में तो आप मोस्टली अपनी ये जो पाम्स हैं इनको एक दूसरे के साथ मसलते हैं ताकि हीट प्रोड्यूस हो जनरलाइज वे में और आपको सर्दी कम लगे। सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ शिवरिंग इज आल्सो अ सोर्स ऑफ रिडक्शन इन कूलनेस। ठीक है, उसका पर्पस भी यही है कि बॉडी मूव करे, वाइब्रेट करे और उसके रिजल्ट में टेम्परेचर जनरेट हो या हीट प्रोड्यूस हो और हमें नॉर्मली कम सर्दी लगे। सो इसी तरह के और काफी सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, इन्वायरमेंटल प्रोसेस हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं अपने जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए या उनके अगेंस्ट
एक स्टेप जो ये लेते हैं वो परफॉर्म करने के लिए. So these includes live in environment where the temperature is constant. If we are present at very high temperature, then and we want to reduce the body temperature, then we will definitely move towards the system where the temperature is constant और relatively कम. आपने देखा है जब मार्केट में बहुत ज्यादा बॉडी हीटअप हुई होती है कंटिन्यूसली मूव करते हुए शॉपिंग करते हुए, और अगर एकदम से आप किसी एसी वाली शॉप में चले जाते हैं तो आपको लगता है कि जी पता नहीं क्या हो गया, क्या ब्लेसिंग हो गई है, और एकदम तो आप शायद सब कुछ ही खरीदना ही भूल जाते हैं. आपको सिर्फ यही एक साया ऑफ रिलीफ होता है कि आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर वाले या लेस टेम्परेचर वाले एरिया में प्रेजेंट हैं. There are certain physiological processes which are adopted to optimize the temperature ranges. अब ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमारे जब फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि स्पेसिफिकली इसीलिए परफॉर्म हो रहे हैं कि उनसे हमारे एनर्जी जो है वो अकॉर्डिंगली, जो कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम हमारा टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, तो इस वजह से हमारे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो हैं वो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. इसी तरह बाकी ऑर्गेनिज्म में अगर देखें तो वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस उनके अकॉर्डिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. जनरेट और ट्रैप हीट इंटरनली. टाइम देयर इज कोल्डनेस, तो उस केस में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जहां से भी उनको हीट अवेलेबल होती है वो उसको ट्रैप करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फॉर द अदर पर्पस. सो ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर गेन और टेम्परेचर लॉस फ्रॉम द बॉडी, द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन दिस बेसिस. तो अगर इस क्लासिफिकेशन को हम देखें, ये टर्म्स जो मैं बोलने जा रही हूँ ये आपके लिए ऑलरेडी भी नोन होंगी, लेकिन इसको हम थोड़ा सा फर्दर डिफाइन करेंगे. टेम्परेचर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ हीट, सोर्स ऑफ हीट, कि क्या हमें बाहर से मिल रही है हीट या हमारी बॉडी जनरेट कर रही है. सो द फर्स्ट वन terminology is ectotherms. So ectotherms are the organism mostly derive their body heat from the environment. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है और वो अपनी बॉडी हीट डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ले रहा है, these are called the ectotherms. अब चूंकि ये इन्वायरमेंट से अपनी हीट ले रहा है तो इसके अंदर मेटाबॉलिज्म भी कम होगा और मोस्टली इंसुलेशन भी कम होगी. इंसुलेशन जो कि मोस्टली फैट डिपोजिशन के प्रेजेंट में होती है, यानी कि इनके अंदर फैट्स भी कम होगी और इनके अंदर निस्बतन लो मेटाबॉलिज्म विल बी प्रेजेंट, और हीट जो है वो मोस्टली ये गेन करते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट. Examples include the fish, amphibians, and some other invertebrates. Now we are talking about the endotherms. जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? Okay then. Endotherms, endo mean inside. Those organisms which obtain their body heat from cellular process or from metabolism, this is known as endotherms. एक्टोथर्म्स की बात की है. एक्टो मीन आउटसाइड, जो कि अपनी हीट मेंटेन करते हैं आउटसाइड द एनवायरनमेंट से, और जो एंडोथर्म्स है जो कि इंटरनल प्रोसेस के थ्रू, इंटरनल सेलुलर प्रोसेस के थ्रू, इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू अपनी बॉडी टेम्परेचर या बॉडी हीट को मेंटेन करते हैं. These constantly produce the internal heat. Bodies of the endotherm and insulation is comparatively or fur or feather enable them to retain heat. अब इनके अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं फर, इंसुलेशन और ये सब चीजें मौजूद होती हैं जो कि अगर इनकेस इन्होंने टेम्परेचर ले लिया है, उसको लूज नहीं करना चाह रहे, तो ये उस फैट और इंसुलेशन की प्रेजेंस से उसको अपनी बॉडी के अंदर रिटेन कर सकते हैं, और ये चीजें उसको हेल्प करती हैं मेंटेनेंस में, कि टेम्परेचर अगर एक बैलेंस मेंटेन करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो उसमें नॉर्मली ये चीजें, ये फैक्टर्स जो हैं वो उनको हेल्प करते हैं. If we consider the examples, so mostly contain the birds as well as the mammals. अब ये पहली जो हमने क्लासिफिकेशन बताई है वो तो इस बेस पे बताई है कि वो उनका सोर्स ऑफ हीट क्या है, क्या एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है.
अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं, दिस इज द टेम्परेचर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब ये बॉडी टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है इसके अंदर, जैसे होम्योस्टेसिस एक टर्म है, homeostasis, it's mean these are the organism or the animals which maintain their body temperature. Homeostasis, homeo mean similar, एक जैसा रहना, stasis has been taken from the temperature, so homeostasis that maintain the similar temperature or the constant temperature is known as homeo homeotherm। जो ऑर्गेनिज्म ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जिनमें होता है, दीज आर कॉल्ड द होम्योथर्म्स। सो हेट्रोथर्म्स जो वेरिएबल रखते हैं, जिनका टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे बेस कर, बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सो जो एक्टोथर्म्स हैं उन्हीं को हम हेट्रोथर्म्स भी कहते हैं, और जो होम्योथर्म्स हैं वही हमारे पास एंडोथर्म्स हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ये वाला जो इंटरेक्शन है होम्योथर्म्स का और हेट्रोथर्म्स का, और दूसरी तरफ एक्टोथर्म और एक्टोथर्म और एंडोथर्म्स के। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे हमने नॉर्मली बर्ड्स के बारे में कहा कि ये होम्योथर्म्स हैं, ठीक है, मीन दे वो अपनी बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन करते हैं। बट इन द केस ऑफ हमिंग बर्ड विच इज मच स्मॉलर इन साइज एंड अबाउट 10 ग्राम, नॉट मोर देन 10 ग्राम इसका वेट है, एंड मेटाबॉलिज्म इज वेरी फास्ट, but they produce their energy for the metabolism, mostly they get from the nectar feeding, and the nectar provide them the energy for the you can say the compliances of their body functions. Reptiles की जहाँ तक हम बात करते हैं, they mostly maintain the constant body temperature, and mostly they change the position and location during the daytime। एक जगह पे बैठे होंगे, फिर अगर उनको लगता है कि यहाँ धूप आ गई है, इनको यहाँ से मूव करना चाहिए, तो वो दूसरी किसी प्लेस में ठंडी जगह पे चले जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो दोबारा रिटर्न होके वापस उसी प्लेस में आ जाते हैं, एंड इन द सेम वे दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर रेगुलेशन इन इनवर्टिब्रेट्स। अब अगर इनवर्टिब्रेट्स में बात करें तो उसमें हमें जो सबसे ज्यादा एग्जाम्पलीफाई किया गया, डेट इज अबाउट द इंसेक्ट्स, बिकॉज इंसेक्ट्स आर प्रेजेंट इन द मल्टीपल टाइप ऑफ हैबिटेट, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म, लिक्विड हैबिटेट में भी प्रेजेंट होते हैं, कि अगर इनको दूसरी तरफ देखा जाए तो ये आप कहें कि इक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, और ये मल्टीपल टाइप हैबिटेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये एक एडॉप्टेशन है जो इनके सर्वाइवल में इनको हेल्प करती है, तो ये हर तरह के एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो जो उन्होंने मोस्टली हमारे पास इसकी एग्जांपल्स दी हैं, दैट इज अबाउट द इंसेक्ट्स। अब अगर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इसमें टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए कौन सी इन्होंने एफर्ट की है, और उसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, मीन उसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स हैं जो यही बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट वन, टू रिड्यूस द वाटर कंटेंट्स इन द बॉडी टिश्यू। अब ये ऑर्गेनिज्म का एक एडॉप्टेशन है कि वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट्स कम रखेंगे, उसके रिजल्ट में क्या होगा, लेकिन ये हम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो कि टेम्परेट जोन इंसेक्ट्स हैं, उनकी बात करें कि उस रीजन में बहुत ज्यादा ठंड होती है, और इनकी बॉडी में अगर वो सारा पानी उसी तरह से रहेगा तो क्या करते हैं कि ये वो सारा फ्रीज हो जाएगा, और ऑन द होल इनकी बॉडी भी फ्रीज हो जाएगी जब ज्यादा टेम्परेचर होगा। लेकिन इसको उन्होंने कैसे मेंटेन किया हुआ है, वो कहते हैं रिड्यूस वाटर कंटेंट इन बोथ टिश्यूज to reduce the freezing process which mostly take place। अब दूसरी तरफ एक और जो एडॉप्टेशंस है, प्रोडक्शन ऑफ ग्लिसरॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लिसरॉल दोनों एक ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं, एक्ट एज एंटी फ्रीजर।
तो अगर कहीं वो फ्रीज होने लगती हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होने लगता है, तो उसमें केस में ग्लिस्ट्रोल और ग्लाइकोप्रोटीन की प्रोडक्शन जो है वो बॉडी इंक्रीज कर देती है और वो इस चीज से नॉर्मली सरवाइव कर जाते हैं। शिवरिंग बिफोर फ्लाइट टू वार्म अप। अब मोस्टली जो थोरेसिक रीजन के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है जो कि हेल्प करती है इनको फ्लाइट के प्रोसेस में। फ्लाइट के प्रोसेस में इनको हीट रिक्वायर्ड होती है क्योंकि इसी हीट की प्रेजेंस में इन्होंने मल्टीपल स्टेप्स लेने होते हैं फ्लाइट के दौरान। तो उसमें ये शिवरिंग करना यानी कि वाइब्रेट करना और खुद को प्रिपेयर कर लेना फ्लाइट से पहले। एग्जाम्पल इंक्लूड द बम्बल बीज और उसके साथ कुछ मोथ्स भी प्रेजेंट हैं। अब सम टाइम साइकैड्स ये सदर्न डेजर्ट में रहते हैं। अब आपको पता है कि डेजर्ट में हैं तो इनमें पानी की बहुत सारी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये नॉर्मली क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? अपने ब्लड से एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर, जैसे हमारा स्वेटिंग का प्रोसेस है, और उसके थ्रू ये अपनी बॉडी को कूल डाउन करते हैं। पर्चिंग ड्रैगन फ्लाइज और बटरफ्लाइज ये बास्किंग में हेल्प करता है। बास्किंग क्या होती है? आपको पता है कि जैसे वो सन बाथ सन के लेना। अंदर। हाँ जी, सूरज के सामने वो सन बाथ थोड़ा-सा इससे डिफरेंट हो जाता है। सिंपली अगर सूरज में के सामने आप बैठते हैं, जैसे सर्दियों में एक कॉमन प्रैक्टिस है, कुछ लोग बैठ जाते हैं, कुछ लोग थोड़े कॉन्शियस होते हैं, वो इस चीज़ को फ़ील करते हैं कि कहीं हमारी स्किन बर्न ना हो जाए या हमारा कॉम्प्लेक्शन खराब ना हो जाए। तो ये जो बेसिकली बास्किंग का प्रोसेस है, कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर बाय सिटिंग पोस्चर्स एंड ओरिएंटेशन। अगर आप वेरी करते हैं तो उससे भी आपको डेफिनेटली, अगर आप अपनी बैक को धूप लगवाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से बैठेंगे कि आपकी बैक जो है वो सन के इन फ्रंट में होगी। ठीक है? इसी तरह जो सिटिंग पोस्चर है वो चेंज करने से आप मैक्सिमम हीट गेन और रिड्यूस कर सकते हैं। मोस्टली जो पर्चिंग ड्रैगन फ्लाइज हैं और बटरफ्लाइज उनमें यही केस पाया जाता है। ग्राउंड डिवेलिंग इंसेक्ट्स mostly reduce their body weight from the ground. Similarly, some other organisms, specifically we are talking about the insects, these produce the wax. ये एक जो फैटी मटेरियल है या ऑयली मटेरियल है फ्रॉम द थिन पोर्स ऑफ द क्यूटिकल। वैक्स इन्होंने प्रोड्यूस किया। वैक्स आप जानते हैं अच्छी तरह इसको। अब क्या करते हैं, ये एक स्लिपरी मटेरियल है। इसको ये ड्राई होने के बाद हार्ड हो जाता है। इसको ये स्प्रेड कर लेते हैं बॉडी के पोर्स में जो कि क्यूटिकल के साथ, वहां पे ये वैक्स रिलीज होती है और पूरी बॉडी के ऊपर स्प्रेड कर जाती है। जब ये स्प्रेड कर जाती है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि एक कवरिंग डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर और फिर उसमें से इनका जो टेम्परेचर लॉस एंड गेन है उसको ये रिड्यूस करते हैं और डिहाइड्रेशन को बेसिकली रिड्यूस करते हैं कि जब वैक्स होगी उन पोर्स के सामने तो वाटर डिहाइड्रेशन विल रिड्यूस। जो डेजर्ट डिवेलिंग बीटल्स हैं उनके अंदर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली वो परफॉर्म होती है। कलर हैज वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट, ये आपको भी अच्छी तरह पता है। गर्मियों में हम नॉर्मली लाइट कलर वेयर करते हैं बिकॉज दे रिलेटिवली लेस इनटेक ऑफ रेडिएशंस, या आप कहें कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विल रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कलर्स। और अगर डार्क कलर्स उनकी जगह यूज कर लिए जाएं तो उस केस में ये जो रेडिएशन गेन है ये लाइट कलर्स में कम और डार्क कलर्स की प्रेजेंस में ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके एब्जॉर्ब होते ही हीट इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। जैसे ब्लैक बीटल्स हैं या कोई वाइट, अगर कोई और हमारे पास एग्जांपल है जो कि लाइट लाइट इन कलर है, इट्स मीन कि उनमें रेडिएशन या हीट गेन ज्यादा है। अब मेटाबॉलिकली हीट अगर प्रोड्यूस होती है तो वो भी इंसेक्ट्स को हेल्प करती है अपनी टेम्परेचर रेगुलेशन या थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करती है, जैसा कि कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। वो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है उसको मेंटेन करते हैं बाय मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिकली।
मेटाबॉलिकली जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको यूज करते हुए वो फर्दर प्रोसेस ऑफ एक्टोथर्मी परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें हमने वन बाय वन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने स्टडी करना है कि उनके अंदर रेगुलेशन कैसे पॉसिबल होता है। अभी जैसे हमने इंसेक्ट्स के बारे में तो बात की, वो तो चले जनरलाइज कुछ एडॉप्टेशंस जो हैं उनके बारे में बात की कि इस तरीके से ये टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। अब हम उनमें से वन बाय वन जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की तरफ आ जाते हैं तो फिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा एनलार्ज करो। नॉर्मली आपको पता है कि जो सी लेवल है, वाटर सरफेस है, उसमें बहुत ज्यादा भी सर्दी हो जाए तो ऊपर एक आइस की शीट बन जाती है और उस शीट के 4 फीट नीचे अगर आप देखें नॉर्मली तो वहां पे टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है। अपर जो आइस शीट है उससे नीचे नॉर्मली टेम्परेचर जो है वो 4 सेंटीग्रेड तक मेंटेन होता है, इससे नीचे वहां का टेम्परेचर नहीं जा सकता है। दिस इज बेसिकली द अडॉप्टेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट। ये नेचर की तरफ से अडॉप्टेशन है एक के ऊपर वाली आइस लेयर छोड़ने के बाद नीचे का टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट 4 सेंटीग्रेड पे सस्टेन कर जाता है और उसके रिजल्ट में एक्वेटिक लाइफ जो है वो सर्वाइव होती है। और इसी तरह जो फिश वगैरह है वो भी इजीली अवेलेबल होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्लू फिन ट्यूना, दिस इज वन ऑफ द फिशेस और रैपिड स्विमिंग फिश है। तो अगर रैपिड स्विमिंग फिश है तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्ड ग्रेट एनर्जी ताकि ये प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। लेकिन जहां तक हम इसकी बॉडी की ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो ये सिलोम कैविटी है, जबकि ये कुछ मसल्स हैं। ये बेसिकली सेंटर में हमारे पास रेड मसल्स प्रेजेंट हैं। ऑन द अदर साइड और नेक्स्ट वन वर्टिब्री इज प्रेजेंट। अब अगर आप वर्टिब्री से ऑनवर्ड देखेंगे तो 27 सेंटीग्रेड है, फिर 25, 23, 21। दिस इज द आउटर सेक्शन ऑफ कैविटी और उसके अंदर टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना है। स्टार्ट फिर डिक्रीज हो रहा है और फाइनल बाउंड्री तक जाते हुए काफी डिफरेंस उसमें आ जाता है। अब इसकी रीजन क्या है? बेसिकली ये मेटाबॉलिकली हीट प्रोड्यूस करती हैं और ये हमारे पास जिनको हम रेड मसल्स कह रहे हैं, इन मसल्स के थ्रू ये हीट जाती है वर्टिब्री के अंदर और वहां से तकरीबन ये 27 सेंटीग्रेड वहां से ये मूव करती है आउटर सरफेस की तरफ। उसका पर्पस क्या है? उसका बेसिकली पर्पस ये है कि जो बिल्कुल सरफेस पे है फिश का जो सरफेस का एरिया है वो भी प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए। यानी कि उसके अंदर ज्यादा अगर वो एक्सपोज्ड है वाटर के साथ, वाटर ठंडा होगा तो टेम्परेचर बॉडी का और रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये जो अंदर हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं रेड मसल्स के थ्रू, वो हीट कन्वे हो रही है बाउंड्रीज की तरफ और फिर बाउंड्रीज में जाके टेम्परेचर जो है वो रिलेटिवली लेस हो जाता है हमारे पास और वही बेसिकली कनेक्शन है। So the red muscles are basically important, and these will act as the source of टेम्परेचर बैलेंस। अब इसी का एक छोटा सा सेक्शन अगर हम लेते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स में और इसको आपस में कंसल्ट करते हैं तो आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है कि देयर आर सर्टेन आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन। इट मीन दिस इज द स्पेशलाइज्ड रीजन जिसके अंदर आर्टरीज और वेन्स भी प्रेजेंट है और फॉरन इसके अंदर ब्लड एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जो वार्म टेम्परेचर है वो बाहर की तरफ आ जाता है और जो बाहर वाला कंपैरेटिवली कूल टेम्परेचर है वो अंदर की तरफ मटेरियल आ जाता है। इन सच अ वे द फिशेस विल मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंगली फ्रॉम इनर लाइनिंग टुवर्ड्स द आउटर साइड। Any question regarding this? No question? सब सो तो नहीं रहे हैं? No, ma'am. Okay then, thank you.
In next lecture, we will discuss about the temperature regulation in amphibians, birds, and mammals. Okay, ma'am.